आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। आज भारत जोड़ो यात्रा की जम्मू कश्मीर में होगी एंट्री, तैयारियां मुकम्मल। राहुल की आमद से कबल बीजेपी ने उठाए कई सवालात, लगाए इल्जामात। फिलहाल पंजाब के पठानकोट में चल रही है भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद जम्मू की बारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर कौमी पहलवानों का एहतजाज जारी, न किसी वजीर और न किसी लीडर ने की मुलाकात। मरकजी सरकार की जानिब से कुश्ती फेडरेशन को नोटिस जारी, 72 घंटों में मांगा गया जवाब। महाराष्ट्र में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 बच्चों समेत 9 अफराद की मौत। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र और कर्नाटक का करेंगे दौरा, कई प्रोजेक्ट को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे से पहले सामना का तबसरा, मगरमच्छ ने मेढक को निगल लिया। अमृतसर से सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट 35 मुसाफिरों को छोड़कर रवाना, हुकूमत ने जवाब किया तलब। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के काफिले के लिए 15 मिनट तक रोकी गई ट्रेन, अपोजिशन आग बगोला। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। बारामूला के दीवान बाग में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल में बच्चियों के लिए आज का दिन काफ़ी अहम और खुशी वाला दिन है, चूँकि आज उस स्कूल में महकमा तालीम और मकामी ज़िले इंतजामिया के इश्तराक से की गई कोशिशों के नतीजे में स्कूल के अंदर टॉयलेट्स और बाथरूम की तामीर का काम मुकम्मल हो गया, जिसका इफ्तिताह आज डीसी श्रीनगर डीसी बारामूला डॉक्टर सैरिश असगर ने किया। इस मौके से उन्होंने ज़िला के स्कूलों में बच्चियों को दरपेश मुतअद्दिद मसाइल के इज़ाले के लिए उठाए गए इक़दामात का भी जिक्र किया और कहा कि बच्चियों को स्कूलों में किसी भी किस्म की कोई परेशानी न हो, इस मिशन के साथ ज़िले इंतज़ामिया काम कर रही है और उसके मुस्बत नताइज भी देखने को मिल रहे हैं। जो पूरे बारामूला में हमारे हाई स्कूल्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, वो टोटल उनका 232 नंबर है। और हमारा जो है इनिशिएटिव पूरे बारामूला में ये है कि हम सारे स्कूल्स को सैचुरेट करें विद इंसिनरेटर्स, जो सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर्स एज वेल एज इंसिनरेटर्स। उसके लिए हमने फर्स्ट फेज़ में 109 जो है स्कूल्स में वो लगवाए और पिंक सोसाइटीज़ भी बनाई, जो सब स्कूल्स में बनी पिंक सोसाइटीज़, जिसमें बच्चे प्लस टीचर्स को हमने बताया किस तरीके से इंसिनरेटर्स और सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर्स को यूज़ करना है। नेक्स्ट फेज़ में हमने और जो है मतलब ऑलमोस्ट 200 हो गए हैं हमारे स्कूल्स जो हमने कवर कर लिए हैं, और 26 स्कूल्स जो हैं वो थर्ड फेज़ में हम कवर कर रहे हैं। मतलब बाय द एंड ऑफ जनवरी और स्टार्टिंग फरवरी हमारे सारे हाई स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में सैनिटरी नैपकिन, इंसिनरेटर्स और डिस्पेंसर्स लग जाएंगे। इसका फ़ायदा ये है कि जो हमारी बच्चियां हैं, बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जो एक तो अवेलेबल नहीं होता है उनके पास ये सारे फैसिलिटी, और दूसरी चीज़ ये भी है कि मोस्टली मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में या रिप्रोडक्टिव हाइजीन के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं होती है कि कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए, किस तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, और इसकी हाइजीन से आपकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एंड फर्दर आपकी ना ही सिर्फ हेल्थ, अनीमिया, बल्कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी इसका बहुत असर होता है। और अगर आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ ठीक नहीं है तो आपकी काफ़ी इश्यूज़ आपको लाइफ में क्रिएट हो सकते हैं। और इसके साथ साथ लिंक्ड है जो स्कूल ड्रॉप आउट्स होती हैं हमारी बच्चियाँ, या जो स्कूल नहीं आती हैं, मतलब ड्रॉप आउट तो नहीं करें लेकिन हर महीने 4-5 दिन छुट्टी मारती हैं जो, तो उस पर एक जो है ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे कि ये सारी जो है बच्चियाँ जो है स्कूल रेगुलरली आ पाएंगी। असिस्टेंट डायरेक्टर फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स पुलवामा शेख इनायत की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कहा गया कि जो फैमिली NAFSA यानी नफ्सा के दायरे में हैं, उनको रवां साल के आखिर तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा। उन्हें 35 किलोग्राम राशन सरकार की जानिब से दिए जाने का हुक्म है, जिसको लेकर के मकामी इंतजामिया पूरी तरह से तैयार है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले महीने ही एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एक कैबिनेट डिसीजन लिया गया, जिसके तहत कि जो हमारे नफ्सा हाउस होल्ड्स है, जिनमें हमारे AY घराने आते हैं और PHH यानी जिनको हम पहले BPL घराने कहा करते थे, उनमें पूरे कैलेंडर ईयर जो 2023 का है उनमें फ्री राशन तकसीम किया जाएगा एज़ पर एंटाइटलमेंट। डैट इज़ जो हमारे AY हाउस होल्ड्स हैं उनको 35 किलो राशन फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा, और जो हमारे PHH हाउस होल्ड्स है उनको फीकस 5 किलो फ्री राशन हर महीने मिलेगा। तो यही थी, बिल्कुल यही थी। अब पहले पैसे देने पड़ते, अब फ्री में मिलेगा। 5 नहीं होगी, मैक्सिमम 2 या 3। आई विल कन्फेस दिस, लेट आई बी, ये कैंडिड कन्फेशन है। वी हैव एक्यूट स्टाफ शॉर्टेज इन पुलवामा। I have been trying to, I have put up this issue with before the higher authorities, तो
पिछले साल ही हमने शोपियां से 20 बंदों को लाया। वी आर सीइंग कि जहाँ जहाँ पर इश्यूज हैं उनको हम एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन कितनी डेथ है यहाँ? डेथ एग्जैक्ट डेथ का मैं नहीं बता सकता, बट हमारे पास स्टाफ अवेलेबल है लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन थोड़ी कम है। जो आपको पता है हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, पास चल रहा है, तो वो उसको ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे, उस वजह से डेथ क्रिएट हो गई। जहाँ तक वेरिफिकेशन की आपने बात की, तो इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुलवामा की हिदायत पर आज ही हमने एक पब्लिक नोटिस जारी किया, जो शायद आपने भी देखा। मैं आपकी वसातत से लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सामने आ जाए। उस पब्लिक नोटिस में हमने लोगों से यही कहा, इल्तिजा की है कि हमारे जो राशन लिस्ट है वो हर सेल डिपो पे मौजूद है, उनको ज़रा देखिए, या ऑनलाइन जो हमारा गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट का पोर्टल है वहाँ से सेल ये राशन लिस्ट निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर कोई इनएलिजिबल या नॉन डिजर्विंग फैमिली कोई लिस्ट में है उसकी खबर हम तक पहुँचाएँ, ताकि हम डिजर्विंग फैमिलीज़ को ज़्यादातर अकामडेट। कश्मीर में दाखिल होगी। इस यात्रा में जम्मू कश्मीर के मकामी सियासी पार्टियों के सीनियर लीडरान शिरकत करेंगे, साथ ही साथ दीगर सियासी जमातों के सरबराहान की भी शिरकत मुतवक्को है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस इंचार्ज रजनी पाटिल ने कहा कि राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा आज जम्मू कश्मीर पहुंचेगी और 30 जनवरी को श्रीनगर में एक बड़ी रैली के साथ इख्तिताम पजीर होगी। उन्होंने कहा कि आज ये यात्रा जम्मू सूबे पहुंच रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी जम्मू और श्रीनगर में 2 मेगा रैलियों से खिताब करेंगे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यात्रा के पेश नज़र हर मुमकिन ताउन देने की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जम्मू से उधमपुर के रास्ते बानहाल पहुंचेंगे और फिर अनंतनाग के रास्ते श्रीनगर के पांथ चौक तक पहुंच जाएंगे। कांग्रेस लीडर ने कहा कि वादी में राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद यहां एक बड़ी रैली निकाली जाएगी। जम्मू कश्मीर उमूर के इंचार्ज रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुल्क भर से मुख्तलिफ 23 सियासी जमातों के लीडरों को खत लिखकर श्रीनगर मदऊ किया है। जम्मू कश्मीर के जिन रहनुमाओं ने दावतनामा कबूल किए हैं और इस यात्रा में शिरकत करने वाले हैं, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, PDP सदर महबूबा मुफ्ती, MY तारिगामी, CPIM और मुजफ्फर शाह ANC शामिल हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के पेश नज़र जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए पुलिस हुक्काम की जानिब से तैयारियां कर ली गई हैं और जब भी सिक्योरिटी खिदमात यात्रा के लिए ज़रूरत होंगी वो फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से यात्रा को जम्मू कश्मीर में भी कोई खतरा लाहिक नहीं है। आज पंडोबल लारनू कोकरनाग के रहायशियों ने लारनू ब्लॉक के जिम्मेदारों के खिलाफ खामोश एहतजाज किया है। एहतजाजियों का कहना है कि यहाँ के गरीब आवाम को मुख्तलिफ तरीक़ों से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें MG नरेगा, SBM स्कीम और PMY स्कीम में नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि गर्चे ये शिकायत हमने मुतल्लका जिम्मेदारों तक पहुंचाई, ताहम उन्होंने इस पर कोई ख़ास गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। अफसोस ये है कि हमें हर वक्त खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है, हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने इस हवाले से LG इंतजामिया और ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग से अपील की है कि इस मामले की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके। हल्के का नाम पिंडोबल है, बहुत ही पसमानदा हल्का है। PMAY रिलेटेड बात करें, SBM रिलेटेड बात करें या MG नरेगा रिलेटेड बात करें, मैं रिक्वेस्ट करता हूं जम्मू कश्मीर सरकार से और ख़ुसूसन अपने वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग ऑनरेबल बशार क़यूम साहब से कि वो टीम भेजें, ग्राउंड पे देखें कि PMAY जिन लोगों को मिलना चाहिए था, जो इसके डिज़र्विंग थे, हकदार थे, उनको नहीं मिला है। जिन लोगों को चंद 5-8 यूनिट जिन्होंने वहाँ पे छोड़े हैं, उनकी भी दूसरी किस्त रुकी है। वो लोग भी इस टाइम कर्ज़ा लेके उन्होंने थोड़ा बहुत लदाव का काम शुरू किया, वो भी इस टाइम सर्दियों के मौसम में टीनों के शेडों में बैठे हैं। उनका परिवार टीनों के शेडों में बैठा है, लेकिन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ब्लॉक लारनू की तरफ से काम तो नहीं होता, सिर्फ आश्वासन दिलाया जाता है, लेकिन सुनवाई कहीं पे भी नहीं होती है। पिंडोबल हल्के से रहता हूँ, तो मुझे भी यही है, PMAY जो मेरा था तो वो मुझे काट दिया गया। मुझे FTO के मेरा अकाउंट किसी पता नहीं चंद अफरादों ने मेरा अकाउंट गलत कर दिया। तो इसी तरह कई जो है शड़ वाले हैं, शड़ में रह रहे हैं, अभी मेरा परिवार भी शड़ में रह रहा है। तो
हमें ये प्रॉब्लम कर दी। और इसके मज़ीद हमने कोई MG नरेगा 1 लाख रुपए का काम किया था, हमें आज से कल से परसों ऐसे दिखा रहे हैं, हमें लेबर FTO होके हमारे अकाउंटों में नहीं डाल रहे हैं। हमने कर्जा लेकर काम किया है, बजरी सीमेंट वगैरह जो है हमने उधार लिया है, हम उस रास्ते से अब जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमें उग्रह करते हैं। हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द मसला हल कीजिए क्योंकि हमें बहुत मुश्किलात हो रही हैं, हम बेरोज़गार हैं। तो और हम गुलिस्तान न्यूज़ के शुक्रगुजार हैं कि आप इस मुसीबत के हालात में हमारे पास पहुँचे, पहाड़ी इलाकों में हमारी फरियाद सुनी आपने। गरीब आवाम के पास कुछ काम नहीं होता सर। हाँ। जी, कोई काम नहीं होता। जो हमारी पेंड है ना, उसमें कोई काम नहीं दिया है, ना नरेगा का कोई काम ना कुछ। बस वो जो गरीब होता है उसको पीछे धक्के मारते हैं, रहतों को पकड़ते हैं, जिससे कुछ मिलेगा उसको साथ में ले जाते हैं। जिस हिसाब से हम रखते डिमांड, कोई हमारे पेड़ में कोई काम होना था, कुछ होना था। जब ओलंपिक में हिंदुस्तान के पहलवान गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीत रहे थे, तब PMO, HMO, हिंदुस्तान के तमाम सीनियर खिलाड़ी, तमाम स्पोर्ट्समैन और सारे के सारे फिल्मी दुनिया के सितारे ट्वीट करके मुबारकबादी दे रहे थे और ये कह रहे थे हिंदुस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वही पहलवान 24 घंटे से 2 दिनों से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आज दूसरा दिन है जब ये सब के सब कुश्ती के पहलवान जो हिंदुस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं, मेडल इनके घरों में, इन्होंने हिंदुस्तान को मेडल दिलाया है। 24 घंटे से आज दूसरा दिन है जब ये आज फिर से सुबह जंतर मंतर पहुंचे हैं, जहां अपने एहतजाज और मुजाहरे को जारी रखे हुए हैं। इनके मुतालबात बहुत ही सिंपल है, लेकिन सवाल यह है कि जिन जवानों के सहारे अब कल तक के पूरे हिंदुस्तान के सर को फख्र से ऊंचा देख रहे थे, उन्हीं जवानों को, उन्हीं पहलवानों को आप जंतर मंतर पर देखकर एक ट्वीट क्यों नहीं कर सकते? ये उन तमाम फटर्निटी से, चाहे वो स्पोर्ट्स के हों, फिल्मी सितारे हों, सबसे बड़ा सवाल है। और उससे बड़ा सवाल राजस्थान में असेंबली इंतखाबात के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, गहलोत और पायलट में तलखियां बढ़ती चली जा रही हैं। सचिन पायलट ने एक बार फिर से पेपर लीक के मामले पर गहलोत सरकार को घेरते हुए काफी सख्त सवालात पूछे हैं और यहां तक के जवाबदेही तय करने का मुतालबा भी कर दिया। और पेपर अगर लीक हो जाता है तो सबको दुख होता है। ये किसी एक नेता, मंत्री, संतरी, पक्ष, पार्टी, इसकी बात नहीं। और बार बार अगर होता है तो उसका दुख हम सभी को लोगों को है। और मुझे खुशी है, मैं स्वागत करता हूं इस बात का कि जो जो इस प्रकरण में पकड़ा जा रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इतना बड़ा हादसा अगर होता है, लगातार होता है, तो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। अब ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था, तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है, वो तिजोरी में बंद होके बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा और जांच चल रही। मुझे खुशी, मैं स्वागत करता हूं इस जांच का और मैं विश्वास दिलाता हूं हमारी पार्टी ने, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, अपने नौजवानों के लिए हमेशा मदद तक काम करने का काम किया है। साथियों, बिहार के बक्सर में मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा अश्विनी चौबे गुज़श्ता कई दिनों से काफी सरगर्म नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब खबर मिली कि नीतीश कुमार का काफिला जब बक्सर से गुजर रहा था, तब बक्सर हॉल्ट से गुजरने वाली ट्रेन को 15 मिनट के लिए रोक दिया गया। यह अपने आप में अजीबोगरीब है, लेकिन यह बिहार है, यहां ऐसा हो सकता है। अश्विनी चौबे इस पर काफी बरहम नजर आए और उन्होंने धरना देने का ऐलान कर दिया। ट्रेन को मुख्यमंत्री के आने के लिए 2-2 ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन आधे घंटे के लिए रोक दिया गया। ये समाधान नहीं तो ये व्यवधान नहीं तो समाधान है। मैं पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने भी, चाहे वो शासन का लोग हो,
इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाऊंगा। मैं भारत सरकार के रेल मंत्रालय को भी कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए कि किस व्यक्ति के लिए किसके आदेश पर आधे घंटा ट्रेन यहाँ रुकी रही। पैसेंजर, बच्चे, बूढ़े, बीमारी, कई लोग परेशान थे और आधे घंटे तक की तारी गुमटी पर ट्रेन रोक करके ये क्या कर रहे थे। मरकजी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर मालदीव के सरकारी दौरे पर थे। उनका यह दौरा अब आगे बढ़कर श्रीलंका की तरफ रवां दवा है। हालांकि श्रीलंका एक बड़े बहरान की जद में रहा है और इससे निकलने की कोशिश में लगा है। ऐसे में पड़ोसी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाने एस जयशंकर पहुंच रहे हैं। अलबत्ता इससे कबल उन्होंने मालदीव के साथ भारत के रिश्ते की क्या माने हैं, क्या अहमियत है और क्या मौक़िफ़ है, इसको मालदीव के सामने पेश किया। Tangible benefits to our people in accordance with their wishes, aspirations and priorities. Now we all know that the current complex geopolitical environment has thrown up new disruptions which are impacting every country in the world. The need for cooperation and collaboration has assumed even greater importance in this context. India has extended support to Maldives to address the evolving economic challenges, including through emergency financial assistance. I take this opportunity to strongly reaffirm India's firm commitment to our continued cooperation. Friends, we believe that India's own development is inseparable from the rest of the world, particularly that of the neighborhood. Naturally, development cooperation has therefore emerged as a key pillar of our multifaceted partnership with the Maldives. India's development assistance is enabling the government of Maldives in building infrastructure, broadening its economic base, and making the economy more robust and resilient. Our comprehensive development partnership covers grants, concessional credit, budgetary support, capacity building and training assistance. We are happy to see these projects take off, getting delivered on the ground and benefiting people. These are truly signs of a partnership on the move. न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डर्न ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़ा का ऐलान पार्टी के सालाना इजलास के दौरान किया। 42 साला जसिंडा आर्डर्न ने कहा कि मैंने मौसम गर्मा के वक्फे के दौरान इस बात पर गौर किया था कि आया मेरे पास वज़ीर-ए-आज़म का मनसब जारी रखने की तवानाई ताकत मौजूद है या नहीं, लेकिन अब इस नतीजे पर पहुंची हूं कि ऐसा नहीं है और ऐसे हालात में मेरा अपनी पोजीशन पर काम जारी रखना न्यूजीलैंड के हक में ज़रूर नुकसानदेह हो सकता है। 2017 में मुंतखब होने के बाद जसिंडा आर्डर्न ने 37 साल की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म होने का एजाज़ अपने नाम किया था, जबकि वो दुनिया की दूसरी लीडर थी जिन्होंने वज़ारत उज़्मा के मनसब के वक्त बच्चे को जन्म दिया। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न 7 फरवरी तक फ़राइज़ सर अंजाम देंगी, जबकि न्यूजीलैंड में आम इंतख़ाबात रवां साल अक्टूबर में होंगे। I'm entering now my 6th year in office. And for each of these years, I have given my absolute all. I believe that leading a country is the most privileged job anyone could ever have, but also one of the more challenging. You cannot and should not do it unless you have a full tank, plus a bit in reserve for those unexpected challenges. This summer, I had hoped to find a way to prepare not just for another year, but another term, because that is what this year requires. I have not been able to do that. And so today I'm announcing that I will not be seeking re-election, and that my term as Prime Minister will conclude no later than the 7th of February. This has been the most fulfilling 5.5 years of my life, but it has also had its challenges. Amongst an agenda focused on housing, child poverty and climate change, we encountered a major biosecurity incursion, a domestic terror event
a major natural disaster, a global pandemic, and an economic crisis. The decisions that have had to be made have been continual and they have been weighty. But I'm not leaving because it was hard. Had that been the case, I probably would have departed 2 months into the job. I am leaving because with such a privileged role comes responsibility. The responsibility to know when you are the right person to lead and also when you are not. I know what this job takes, and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. It's that simple. I'm entering now my 6th. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तेल की बड़ी कंपनियों को ग्लोबल वार्मिंग में उनके किरदार से मुतालिक बड़े झूठ बोलने पर जच्चे तुले अल्फाज के साथ तनकीद का निशाना बनाया है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर जोर दिया है कि उन्हें जवाबदेह बनाना चाहिए। दुनिया भर से आए कारोबारी और सियासी शोबे की एलिट क्लास से भरे हुए कमरे में खिताब करते हुए एंटोनियो गुतेरेस ने तेल और तंबाकू कंपनियों के इक़दामात को माहौलियात के लिए एक जैसा तबाहकुन करार दिया, जबकि सिगरेट कंपनियां मनफी असरात के बाइस बड़े मुकदमात की जद में हैं। उनका कहना था कि तेल की कुछ बड़ी कंपनियों ने बड़े झूठ बोले हैं और तंबाकू की सनत की तरह उन जिम्मेदारों का भी एहतसाब होना चाहिए। Not learn the global public health lessons of the pandemic. We are nowhere near ready for the pandemics to come. And to all that, another major and indeed existential challenge. We are flirting with climate disaster. Every week brings a new climate horror story. Greenhouse gas emissions are at record levels and growing. The commitment to limit global temperature rise to 1.5 degrees is nearly going up in smoke. Without further action, we are headed to a 2.8 degree increase, and the consequences, as we all know, would be devastating. Several parts of our planet would be uninhabitable, and for many it will mean a death sentence. But this is not a surprise. The science has been clear for decades. And I'm not talking only about UN scientists. I'm talking even about fossil fuel scientists. We learned last week that certain fossil fuel producers were fully aware in the 70s that their core product was baking our planet. And just like the tobacco industry, they rode roughshod over their own science. Some in big oil peddled the big lie. And like the tobacco industry, those responsible must be held to account. Today, fossil fuel producers and their enablers are still racing to expand production, knowing full well that this business model is inconsistent with human survival. Now, this insanity belongs in science fiction, yet we know the ecosystem meltdown is cold, hard, scientific fact. Add to this toxic brew yet another combustible factor: conflict, violence, war. We have not learned. रूस यूक्रेन की जंग जारी है और कल यूक्रेन में एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ जिसमें यूक्रेन के वजीर दाखिला की जान चली गई। मरने वालों की तादाद 18 बताई गई और ज़ेलेंस्की ने इसको अलमिया करार देते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। उधर दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि उन्हें यूक्रेन में जंग जीतने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। Все это создает основу для нашего эффективного развития и для победы. Она обеспечена. У меня в этом нет никаких сомнений. Есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе наших побед. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа. Это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта. И, конечно,
работа оборонно-промышленного. इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आशीष मिश्रा को लेकर आ रही है। आशीष मिश्रा के खिलाफ यूपी सरकार अब बाज़ाब्ता तौर पर खुल करके बोलती हुई नजर आ रही है। आशीष मिश्रा की जमानत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाज चल रहे लखीमपुर का पूरा मामला, लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। जमानत के लिए आशीष मिश्रा इस वक्त अपने पिटीशन पर समाज के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर उनके वकील की जानिब से जो जरा की गई है सुप्रीम कोर्ट में, यूपी सरकार का मौक़िफ़ अब सामने आ गया है। यूपी सरकार की जानिब से कहा गया है कि वो इस पूरे मामले में आशीष मिश्रा के खिलाफ हैं, क्योंकि यूपी सरकार ये मानती है कि इस तरह की कार्रवाई में अगर जमानत दी जाती है तो इसका समाज पर गलत असर पड़ेगा और समाज में इसका गलत मैसेज पहुंचेगा, इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए आशीष मिश्रा को। ये यूपी सरकार, यूपी की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है और इस तरह से उसने बेल की अपोज की है, जमानत की मुखालफत की है। आशीष मिश्रा एक्यूज हैं लखीमपुर खीरी केस में और इस पूरे मामले में वो बाज़ाब्ता तौर पर कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले में जमानत के लिए पहुंचे थे, चूंकि जेल में बंद है। और जमानत के लिए जब वो अर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हाई कोर्ट से निकलकर, तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की और यूपी सरकार ने अपना मौक़िफ़ अब सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया और कहा है कि आशीष मिश्रा, जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानत को कैंसिल करने के फैसले को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, उस सिलसिले में यूपी सरकार यह मौक़िफ़ रखती है कि जमानत पर बाहर भेजना या जमानत देना यह किसी भी तरह से यूपी सरकार का मौक़िफ़ नहीं है और यूपी सरकार इसको सपोर्ट भी नहीं करता है। इसलिए यूपी सरकार की चाहत है या यूपी सरकार का यह इरादा है कि इस तरह के लोगों को या इस तरह के एक्यूज को, मुलजिमीन को किसी भी तरह से जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधे तौर पर समाज पर, मुआशरे पर बुरा असर पड़ेगा और इसके बुरे असर का नतीजा यूपी की आवाम और यूपी के समाज को भुगतना पड़ सकता है। इसी के साथ अभी तक का उर्दू खबरनामा खत्म हुआ। चाहता है अपने मेजबान रहमत करीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।